हेलो एवरीवन। आज हम इस पाठ के माध्यम से रेडियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेडियम की खोज ईस्वी सन 1867 में पोलैंड की मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। हम सब रेडियम पदार्थ को जानते हैं, देखा होगा। एक चमकता हुआ पदार्थ जो रात के अंधेरे में उसके ऊपर यदि प्रकाश पड़ता है तो वो और ज़्यादा चमकता है। हम कहीं बाहर जाते हैं, रास्ते पर हम देखते हैं कि रास्ते ऊपर बीच में रेडियम की लाइटें लगी होती है, पट्टियाँ लगी होती है, रोड की साइड में पट्टियाँ लगी होती है, जिससे हमें ज्ञान होता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मुड़ना कहाँ पर है। बड़े बड़े बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर शहरों के नाम होते हैं, किलोमीटर्स लिखे होते हैं। रात के अंधेरे में यदि उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो बोर्ड चमकते हैं। रात में कहीं रोड ऊपर काम चलता है तो मजदूर रेडियम की जैकेट पहनते हैं, जिससे हमें पता चलता है रात के अंधेरे में भी कोई यहाँ पर मजदूर काम कर रहा है। हमारे घर में रेडियम के नंबर वाली घड़ी होती है, दीवार घड़ी भी होती है, हाथ की घड़ी भी होती है, जो अंधेरे में चमकती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रेडियम ने अपना स्थान प्राप्त किया है। रेडियम एक बहुमूल्य और बहुत उपयोगी पदार्थ है। सोने और प्लेटिनम से भी ज़्यादा कीमती पदार्थ है ये। हॉस्पिटलों में आज रेडियम की किरणों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को रेडियम की प्रकाश किरणों से ठीक किया जाता है। कोई घाव है, नासूर लगा है, उन घाव को, अनेक प्रकार के रोगों को रेडियम की प्रकाश किरणों से सही किया जाता है, मिटाया जाता है। तो आज अनेक स्थान पर रेडियम ने अपनी जगह बना ली है। इस पाठ में रेडियम का जन्म कहाँ हुआ, उसको वैज्ञानिकों ने कैसे खोज निकाला, उसकी उपयोगिता क्या है और उससे नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। पाठ का शीर्षक है रेडियम की आत्मकथा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यहाँ रेडियम खुद अपनी कथा कह रहा है, उसके जन्म के बारे में, उसकी यात्रा के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उसके नुकसान के बारे में वो खुद बता रहा है। तो यहाँ रेडियम हमसे बात कर रहा है। आइए हम भी रेडियम को जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। देखिए, रेडियम क्या कहता है कि मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरा जन्म कहाँ हुआ ये मेरी शक्ति के बाहर है, मैं नहीं बता सकता और आप सोच भी नहीं सकते। कल्पना से परे होना, सोच नहीं होना इतनी। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि रेडियम का जन्म कहाँ हुआ था, वो खुद भी नहीं बता रहा है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड के अनंत असीम गृह में रेडियम की उत्पत्ति हुई। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। ब्रह्मांड में रेडियम अकेला था। वर्षों तक उस अवकाश में वो अकेला घूमता रहा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी। तो अनंत शून्य में रेडियम अकेला और निराधार था और बहुत वर्षों तक वह इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया
और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई। इस अवस्था में मैं कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं एक अत्यंत जलती हुई उत्तम वस्तु का एक अंश बन गया हूं। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। ब्रह्मांड में रेडियम अकेला था। बहुत वर्षों तक वो इधर उधर घूमता रहा। फिर वायव्य सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वो वहां पड़ा रहा। उसके बाद कई अरब वर्षों तक वह अत्यंत जलती हुई वस्तु का एक अंश बन गया और लगभग संसार में वह इधर से उधर भटकता रहा। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणत हो गया और अंत में फट कर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। रेडियम अनंत वर्षों तक ब्रह्मांड में अकेला घूमता रहा। कभी वह वायव्य सागर का अंश बन गया तो कभी वह अत्यंत जलती हुई वस्तु का अंश बन गया। वह एक संसार से दूसरे संसार में जा पहुंचा। इस तरह से संसार के संसार नष्ट होते गए। इसी प्रकार मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। क्या कह रहा है कि मैं 4 संसार में भटकता हुआ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 4 संसार में भटकता हुआ एक अग्निकुंड में जाकर गिरा और वही अग्निकुंड सिकुड़ कर पृथ्वी बन गया। देखो यहाँ पर जब रेडियम की उत्पत्ति हुई होगी तब ब्रह्मांड में ना पृथ्वी थी और ना ही कोई ग्रह था। शून्य में अकेला रेडियम था। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। रेडियम कहता है कि मुझे पृथ्वी के ऊपर की भाग पर, ऊपर की तह में नहीं रहना था क्योंकि मैं घूमते घूमते थक गया था। अब मुझे आराम करना था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर यात्रा करते करते इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। रेडियम कहाँ लेटा रहा? पृथ्वी के तय में, पृथ्वी के पाताल में। और उसके साथ कौन था? उसके सहचर थे। सहचर यानी साथ रहने वाले। अनेक प्रकार की और धातुएं थी उसके साथ में। पृथ्वी के पाताल के अंदर तो धातुएं थी ना, आज भी निकलती है। तो रेडियम कहता है कि मुझे कहाँ नहीं रहना था? पृथ्वी के ऊपर के भाग में। ये एक वाक्य के प्रश्न में ध्यान रखना, क्योंकि रेडियम घूमते घूमते यात्रा करते करते बहुत थक गया था, अब उसे आराम करना था। इसीलिए रेडियम ने कहाँ आराम किया? पृथ्वी के तय में, पाताल के अंदर। और उसके साथ कौन था? उसके साथ अनेक प्रकार की दूसरी धातुएं भी अंदर पड़ी हुई थी। घोर निंद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी नींद में निमग्न हो गया।
थका हुआ था रेडियम, बहुत ज़्यादा नींद आ गई, कुंभकर्ण जैसी नींद। कुंभकर्ण बरसों तक सोता था, उसी तरह रेडियम भी बरसों तक सोता रहा, पृथ्वी के पाताल में ऐसे ही रहा। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। रेडियम कहता है, देखो यहाँ आत्मकथा है इसलिए कहता है कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर मुझे उठना पड़ा, फिर मुझे आगे बढ़ना था, यात्रा करनी थी। कहाँ जाना था रेडियम को, क्यों उठा वो? मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। हिरण्य गर्भ, पृथ्वी का पाताल। पृथ्वी के पाताल में मैं कई करोड़ वर्ष, कई पद्म वर्षों तक, देखिए यहाँ पर पद्म, हम कहते हैं ना कि 1000 है, फिर लाख है, फिर करोड़ है, अरब है, खरब है, फिर नील आता है, और नील के बाद फिर पद्म आता है। ये संख्या बता रहा है वर्षों की। तो कई पद्म वर्षों तक वो पृथ्वी के पाताल में मौजूद रहा। विद्यमान का अर्थ है मौजूद रहना। कोई उसका पता नहीं पा सका था, किसी को नहीं पता था कि रेडियम पृथ्वी के पाताल में इतने सालों से पड़ा हुआ है। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। धरती का ऊपर का जो भाग था वो आंधी और पानी से कटता गया, और जमीन के अंदर जो रेडियम था पाताल में, वो रेडियम धीरे धीरे ऊपर आने लगा, क्योंकि पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा घिसता गया। तो नीचे की जो चीज थी वो कहाँ आई? ऊपर की तह पर आने लगी। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। पृथ्वी के तह में, पाताल में रेडियम के साथ अन्य प्रकार की धातुएं थी। रेडियम कहता है मेरी मित्रता हो गई थी उन लोगों से, उनके सुख दुख में मैं उनके साथ था वर्षों तक। देखो रेडियम यहाँ एक व्यक्ति की तरह आत्मकथा बता रहा है अपनी। जो दूसरी धातुएं हैं वो रेडियम अपनी मित्र उनको अपना मित्र समझ कहता है यहाँ पर कि वो दूसरी धातुएं मेरी मित्र थी। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चीर संगियों से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित किया। अंत में वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके मित्र धातुओं से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने रेडियम की खोज की। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था। वियोग हो गया रेडियम का। किससे वियोग हो गया? उसके जो मित्र थे, धातुएं थी, उससे अलग कर दिया उसको। वैज्ञानिकों ने उसे खोज निकाला। इसीलिए यहां पर रेडियम कहता है कि वियोग का फल कड़वा होता है। मिलन और वियोग दो परिस्थिति होती है हमारी लाइफ में। मिलन सुखद होता है और वियोग दुखद होता है। अभी रेडियम दुखी है क्योंकि उसको उसके सहचर धातुओं से अलग कर दिया गया। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा
और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बैठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। भले ही वियोग हुआ, रेडियम को दुख हुआ वियोग का, अपने साथी मित्रों से वो अलग हो गया, लेकिन रेडियम प्रसन्न है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पशुओं में सिंह की धाक जमी रहती है, पशुओं का राजा है सिंह, देवताओं में इंद्र बहुत ज्यादा सम्मान पाते हैं, कंकड़ होते हैं उसमें एक रत्न सम्मानित होता है, उसी तरह धातुओं में रेडियम को सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया गया और वो वैज्ञानिकों ने किया। इसलिए रेडियम उन पर प्रसन्न है। मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। देखो, एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि रेडियम की उत्पत्ति कैसे हुई। रेडियम की उत्पत्ति पीच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। देखो, यहां पर 3 पीढ़ी बताई है, रेडियम की 3 पीढ़ी। सबसे पहली है यूरानियम, जैसे हम कहते हैं ना कि दादा है हमारे, फिर पिता आते हैं हमारे पिताजी, तो वो आयोनियम, और उसके बाद रेडियम। दादा, पिता, पुत्र। यूरानियम को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो तो अपने आप यूरानियम में से आयोनियम बन जाती है, और आयोनियम को ऐसे ही रख दो तो आयोनियम में से रेडियम धातु बन जाती है, रेडियम पदार्थ बन जाता है। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। आप लोगों ने सुना होगा पारस पत्थर का नाम। पारस पत्थर एक ऐसा कीमती पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और एल्यूमिनियम चांदी का रूप ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूं कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे। पारस पत्थर भारतवासियों के पास था। भारत के वैज्ञानिकों को पता था कि हल्की धातु को कैसे उच्च श्रेणी में धातु में परिवर्तित किया जाए, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिकों ने हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की मजाक उड़ाई, इसको एक कल्पना बताया कि ये कल्पना है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरेनियम से मैं यानी रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और भी धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। पहले पश्चिमी वैज्ञानिक हंसते थे, अंग्रेज, कि ये भारत के वैज्ञानिक मजाक कर रहे हैं और कल्पना है, ये ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है जो लोहे को सोना बना दे और जस्ते को चांदी। जस्ता यानी एल्यूमिनियम। ये प्रश्न विद्यार्थी मित्रों पूछा जाता है, हाँ, कि पारस पत्थर का कार्य क्या है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और एल्यूमिनियम यानी जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। ये पत्थर भारतवासियों के पास था। वो इस कला को जानते थे कि हल्की धातु को कैसे उच्च बनाया जाए, कैसे कीमती बनाया जाए। लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिक हंसते थे, मजाक उड़ाते थे हमारी।
लेकिन जब उनको पता चला कि यूरानियम जो पदार्थ है उससे आयोनियम और आयोनियम से रेडियम बनता है और रेडियम से हीलियम धातु बनती है। हीलियम धातु सबसे कीमती है, परमाणु हथियारों में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। एक छोटे से कण से कितने बड़ा धमाका होता है, कितने ब्लास्ट होते हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। अब वो समझने लगे कि जो पारस पत्थर वाली बात थी वो शायद सच होगी। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूं। रेडियम संसार की सारी वस्तुओं में सबसे ज्यादा कीमती पदार्थ है। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनम के ढेर मिल सकते हैं। रेडियम का एक कण कितना कीमती है, सोना और प्लेटिनम के ढेर खरीद सकते हैं हम। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आलपिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। जो छोटी सी पिन होती है ना, जिसको टांकनी बोलते हैं हम, वो टांकनी का माथा कैसा होता है, छोटा सा, या जो सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन का ऊपर का हिस्सा, उसके जितना एक छोटा सा टुकड़ा 75,000 रुपये का होता है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते। रेडियम के 2 कण लंदन के मिडिल सेक्स हॉस्पिटल में रखे हैं। बहुत ही छोटे बारीक कण हैं और वो दूरबीन के बिना आप देख नहीं सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। कांच की नली में वो छोटे से 2 कण रखे हैं। ये रेडियम ऐसा होता है जिसका प्रकाश कभी कम नहीं होता, ना वो सड़ता है ना गलता है, कभी खराब ही नहीं होता। चाहे उससे कितना ही प्रकाश की किरणें आप ले लो, उसमें प्रकाश कम नहीं होता है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। उन्हें तुम खाली आंख देख नहीं सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। रेडियम में से 3 प्रकार की किरणें निकलती है और वो 3 प्रकार की जो किरणें हैं वो अल्फा, बीटा और गामा नाम की है। शब्द आपने सुने होंगे, नाम अल्फा, बीटा और गामा। ये रेडियम की 3 किरणें हैं। हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते, उसकी रोशनी से हमारी आंखें खराब हो जाती है। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूं। देखो, एक और विशेषता है कि रेडियम के मिश्रण को पानी में हम डाल देंगे या कुछ, तो वो पानी अपना रंग बदलता है, जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है। पहले तो मैं पीले रंग का रहूंगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊंगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ओशजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। ये जो रेडियम है उसका तापमान, उसका जो उष्णतामान है वो आसपास के स्थानों से ज़्यादा रहता है। रेडियम रंग बदलता रहता है।
रेडियम के मिश्रण को पानी में डाल दें तो पहले पीले रंग का होता है, फिर धीरे धीरे वो अंत में गुलाबी रंग का हो जाता है। अब मेरी कुछ उपयोगिता को सुन लो। अब रेडियम के उपयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि रेडियम कौन से महत्व के काम भी करता है, उसकी उपयोगिता क्या है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। नासूर एक प्रकार का घाव है जो कभी भरता ही नहीं है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा रेडियम के प्रकाश किरण से की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। देखो कितने इसकी उपयोगिता है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा रेडियम की प्रकाश किरणों से की जाती है। ये प्रकाश किरणें उस रोग पर, उस घाव पर जब पड़ती है तो वो घाव भर जाता है। हजारों बीमार लोग रेडियम के प्रकाश किरणों से सही हो गए। हजारों लाखों वर्ष तक रेडियम अपना प्रकाश नहीं खोता। देखिए कितना भी आप उसको उपयोग कर लो, उसके प्रकाश को, उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता है। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूं। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रोगियों की सारवार रेडियम की प्रकाश किरणों से की जाती है। रेडियम की किरणें उस घाव के निकट आते ही घाव का जो जहर है वो दूर कर देती है। डॉक्टर उसे पर्दे पर दिखा सकते हैं। आप डायरेक्ट अपनी आंखों से उस रेडियम को नहीं देख सकते। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। बहुत ही चमकीला पदार्थ है, बहुत ही खूबसूरत। अंधेरी रात में आकाश में करोड़ों तारे चमकते हो, ऐसा अद्भुत दृश्य पर्दे पर दिखता है। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य हो जाता हूं, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। छोटा सा कण है, आलपिन के सिर के जैसा छोटा सा, कितना ही काम ले लो उससे, कितने ही रोगियों की सारवार कर लो, ना उसका प्रकाश कम होता है, ना ही उस कण का वजन कम होता है। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं अपना उसका मजा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठाएंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। रेडियम ने अभी तक अपनी एक बात नहीं बताई कि आप लोग मुझे छूना मत। छुओगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा, हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। वो फोड़े, वो घाव जल्दी से भरेंगे नहीं। कितना खतरनाक है रेडियम। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें कर दिखाऊंगा। रेडियम अंत में कहता है कि तुम ये मत समझना कि बस इतनी ही मेरी उपयोगिता थी। अभी तो बहुत सारे काम मुझे करने हैं, बड़े बड़ी करामातें दिखानी है। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी।
जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। रेडियम कहता है कि ये मत समझना कि मैं सिर्फ हॉस्पिटलों में काम में आता हूँ, बस इतना ही मेरी उपयोगिता है। आगे अब देखो, अभी संसार में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, हर जगह मैं स्थान बनाऊंगा अपना, फिर तुम्हें मेरी कद्र पता चलेगी। आज ज्यादा से ज्यादा हर रोज वैज्ञानिकों की दृष्टि रेडियम के ऊपर है। वैज्ञानिक आज भी रेडियम के ऊपर नई नई खोज कर रहे हैं कि और कौन कौन सी चीज़ों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखिए यहाँ ध्यान देना, रेडियम क्या कहता है कि मेरे नाम से डुप्लीकेट वस्तु बाजार में आ गई है। घड़ी के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं या जो सुई होती है घड़ी की, वो अंधेरे में चमकती है। वो ओरिजिनल रेडियम नहीं है, वो डुप्लीकेट है, नकली है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूं। रेडियम का जन्म कहाँ हुआ था? अनंत ब्रह्मांड में। वर्षों तक, पद्म वर्षों तक घूमता रहा, फिर कहाँ कहाँ गया, वायव्य सागर में, और फिर एक अग्निकुंड में गिरा, और फिर पृथ्वी के तय में आ गया, और अब मैं आप लोगों की घड़ी में आ गया, कलाई के अंदर। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह ना समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। रेडियम थकने वाला नहीं है। ये मत सोच लेना कि बस यहाँ पर रेडियम की यात्रा पूरी हो गई, रेडियम के काम पूरे हो गए। नहीं, अभी तो मैं और यात्रा करूँगा। अभी तो हर जगह, हर वस्तु में मैं अपनी उपयोगिता लाऊंगा। बस एक बात और कहना चाह रहा हूं, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूं। देखो रेडियम क्या कहता है, मैं भारत के लोगों पर राजी नहीं हूं। क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहां मैं विद्यमान हूं, किंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। भारत में रेडियम बहुत सारी जगहों पर जमीन में तय में आज भी दबा हुआ है। रेडियम नाराज है भारतवासियों से, क्योंकि भारत में इतनी खाने हैं, उन खानों के अंदर आज भी रेडियम मौजूद है, किंतु हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे भारतवासियों में इतनी शक्ति नहीं है, इतना अधिकार नहीं है कि वो मुझे खोद कर बाहर निकाले, मेरी उपयोगिता को समझे। मैं कितना कीमती हूं, कितना उपयोग है मेरा। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। देखो अंत में रेडियम क्या कहता है कि तुम मुझे आदर सम्मान की दृष्टि से देखो। मैं कोई मामूली पदार्थ नहीं हूं। मेरी उपयोगिता को समझो, मैं कितना उपयोगी हूं। जिस रोग को, कैंसर जैसी बीमारी को, नासूर को कोई दवा ठीक नहीं करती, मेरी प्रकाश किरणें उसको ठीक कर देती है। मेरी कद्र करना सीखो। एक बार मुझे सम्मान दोगे, मेरी कद्र करोगे, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनकर तुम्हारे सारे काम करूंगा। मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। जैसे आप करोगे वैसा मैं ढल जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही सुंदर पाठ था। रेडियम ने अपनी आत्मकथा बताई इस पाठ में। शब्दार्थ इसके देखना, हिरण्यगर्भा यानी प्राणात्मा, पद्मवर्ष यानी वैज्ञानिक काल गणना का एक नाम है। पहले करोड़ आते हैं, अरब आते हैं, खरब आते हैं, फिर नील और फिर पद्म। तापक्रम यानी उष्णतामान, गेह का मतलब है घर, अपरिच्छिन्न मतलब असीम, जिसका आर पार न हो।
शब्द समूह में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम की दिशा यानी वायव्य, निदान यानी आखिरकार, निर्जल जलहीन, मरुभूमि रेगिस्तान, ये भी समानार्थी शब्द में पूछा जाता है। मरुभूमि, परिणत होना, बदल जाना। धाक यानी प्रभाव, दबदबा। फिर जस्ता यानी एल्यूमिनियम, एक प्रकार की धातु है। कपोलकल्पित यानी काल्पनिक। खुर्दबीन यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र, हम रेडियम को इस यंत्र से देख सकते हैं, उसके कणों को। विकीर्ण करना यानी फैलना या बिखेरना। नासूर, जिसमें छेद हो जाता है और जिसमें से हमेशा मवाद बहता रहता है, ऐसा घाव। करामात यानी आश्चर्यजनक कार्य। विद्यमान यानी मौजूद, विद्यमान शब्द भी समानार्थी में पूछा जाता है। और कद्र करना यानी इज्जत करना। उसके बाद है मुहावरे, दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य में पड़ जाना। स्वाध्याय है, स्वाध्याय में देखिए, अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया? तो पृथ्वी बन गया। रेडियम की मित्रता किससे होती है? खनिज धातुओं से। आयोनियम और रेडियम के बीच में क्या रिश्ता है? तो पिता और पुत्र का। रेडियम किस प्रजा से दुखी है? भारतवासियों से। उसके बाद है, रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? तो वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके साथी मित्रों से, धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्यों के सामने उपस्थित कर दिया। रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई? पिच ब्लेंडी नामक पदार्थ से। रेडियम का सहोदर कौन है? हीलियम धातु। रेडियम के एक कण के बदले किस धातु के ढेर मिलते हैं? तो सोना और प्लेटिनम के ढेर मिलते हैं। और रेडियम के 2 कण कहाँ पर संग्रहित है? तो रेडियम के 2 कण लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में संग्रहित है। विद्यार्थी मित्रों, 2-3 वाक्यों में उत्तर पाठ पढ़ लेना, प्रश्नोत्तर लिख लेना। सविस्तार में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, वो भी आप लिखना। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट से शेयर करूँगी। धन्यवाद।